नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर हैं हम। अगले 1 घंटे जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो रहने वाली है कि बी.आर. गवई एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज किन किन राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करा जाएगा, साथ ही साथ राष्ट्र में एकता की अलख भी जगाई जाएगी। इसके साथ साथ खबरें होंगी अमृतसर में जिस तरीके से नकली शराब का पूरा भांडा फोड़ हुआ है, 21 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। क्यों ये नकली शराब का जो भांडा फोड़ हुआ है उसमें कौन कौन से तार जो है वो जुड़े हो सकते हैं, वो आपको बताने वाले। साथ ही आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, बताएंगे आपको उसका एजेंडा भी। साथ ही साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, खेल से, बताएंगे मौसम का हाल भी, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। जस्टिस बी.आर. गवई आज से संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का पद। कई बड़े फैसलों में शामिल रहे जस्टिस गवई का इस साल 23 नवंबर तक होगा कार्यकाल। अमृतसर में नकली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत, 10 आरोपी गिरफ्तार, डीएसपी और एसएचओ समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $142 अरब का रक्षा समझौता। रियाद में ट्रंप का वादा, सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। इजराइल का गजा के यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला, कम से कम 28 लोगों की मौत, कई घायल। और शानदार अंदाज में शुरू हुआ कान फिल्म फेस्टिवल। सत्यजीत रे की फिल्म अरण्यर दिन रात्रि के रिस्टोर्ड वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे जो कल सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो 52वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं न्यायाधीश बी.आर. गवई। और बी.आर. गवई का कार्यकाल 7 महीने का रहने वाला है। आइए सफर जान लेते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई का सफर किस तरीके से आगे बढ़ा है। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 16 मार्च 1985 को बार एसोसिएशन में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। 1990 के बाद बात करें तो उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष प्रैक्टिस की। उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में प्रैक्टिस की। बात अब 2003 की कर लेते हैं। दिन था 14 नवंबर को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है और 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे 24 मई 2019 को देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, इतिहास रचने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगे। जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 7 महीने तक का रहने वाला है।
और अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच दोनों तरफ से जब सैन्य कार्रवाई रोकी गई उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। अखनूर और सांबा से आज सुबह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आम लोग रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। बस अड्डे और दुकानें खुल चुकी हैं। मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं। सांबा में भी लोग अपने दैनिक कामों को सामान्य रूप से जारी रखे हुए हैं क्योंकि शहर में स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है। कल रात की बात कर लेते हैं तो जम्मू, सांबा, अखनूर और कठुआ में ड्रोन देखे जाने के बाद रात भर कोई ड्रोन नहीं दिखा गया। फिर फिरोजपुर, पंजाब की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी लोग अपने दैनिक कामकाज में लगे हुए हैं। बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जा रहे हैं। शहर में स्थिति सामान्य है। कल रात यहाँ ड्रोन, गोलीबारी की कोई खबर नहीं आई है। पूरे देश भर में इस समय तिरंगा यात्रा की धूम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये शौर्य गाथा जो पूरे देश को सुनाई जा रही है। गोवा, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, अरुणाचल की ये तस्वीरें जहां हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं, भारत माता की जय। पूरा देश इस समय भारत माता की जयकारे से, जय घोष से गुंजायमान है क्योंकि तिरंगा यात्रा निकालकर ये दिखाया जा रहा है कि हम एक है। ये राष्ट्रीय एकता की अलख है जो हम में जग चुकी है और आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश प्रतिबद्ध है। जो भी आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश पर आंख उठाएगा उसका इसी तरीके से हश्र होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान का हुआ, जहां 9 आतंकी ठिकानों को खाक कर दिया गया, साथ ही साथ 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, आतंकवादी के आकाओं जो वो फैक्ट्री चला रहे थे उन तक जाके हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो बेहद ही सफल रहा, प्रिसीजन के साथ और प्रोपोर्शनेट एक्शन के साथ भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। तो देश में इस समय तिरंगा यात्रा की धूम है। शौर्य और पराक्रम की गाथा जन जन तक पहुंचाई जा रही है। आगे वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिन मां बहनों के सिंदूर हटे थे, जिनका सुहाग लुटा था, उनका बदला कहीं ना कहीं भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ये एक बड़ी राजनीतिक जीत है, बड़ी कूटनीतिक जीत है, बड़ी सैन्य जीत है जहां हमने पाकिस्तान के आतंकिस्तान के को कहीं ना कहीं खाक करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगर कोई भी हमारे देश पर इस तरीके से आंख उठा के देखेगा या हमें छेड़ने की कोशिश करेगा तो ये याद रखिएगा कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और यही अलख अब जग चुकी है तिरंगा यात्रा के जरिए जो देश के कोने कोने में जाकर ये एहसास दिला रही है कि हम एक हैं, ये जन एक है। और इस एकता के जरिए एक बड़ा संदेश इस समय देश भर में जाता हुआ गोवा, हरियाणा, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई जहां सिर्फ एक ही रंग दिखा, वो था तिरंगे का रंग, और एक ही धर्म दिखा, वो था इंसानियत का धर्म। इस समय हमारे साथ देश भर से कई संवाददाता जुड़े हुए हैं, कोने कोने से संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस समय देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दिल्ली से गिरीश निशाला जुड़ चुके हैं, अश्वनी मिश्र जुड़ रहे हैं, बिहार से मधुरेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी लखनऊ का, और लखनऊ में रामेश्वर आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, किस तरीके से रूट का डायवर्जन किया गया है और लोगों में इस समय जोश कितना हाई नजर आ रहा है? को बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं और लाखों लोग पूरे प्रदेश में देखिए हर जिले में
जो नेतृत्व कर रहा है, कोई ना कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा मंत्री है जो नेतृत्व कर रहा है। हर जिले से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। भावना, जब खबरों की मारामारी हो, कौन सी खबर किसको चाहिए, जब ये बताना हो तो राजनीतिक दलों को, सिविल सोसाइटी को, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सही खबरें जनता तक पहुंचे। तिरंगा यात्रा बेसिकली सिंदूर अभियान, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें क्या क्या कैसे घटित हुआ और सरकार ने क्या रणनीति बनाई, किस तरीके से हमारी जो सेनाएं थी उन्होंने आदम साहस का परिचय दिया, वो सारी चीजें जनता तक ले जानी है कि जनता समझे कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसकी चर्चा कभी की जाती थी। आज ये भारत है, सक्षम भारत है। और एक लाइन बताऊं आपकी कि जननी और जनक के श्री चरणों में मेरा बंधन है, ये मेरा अभिनंदन भी तो उनका ही अभिनंदन है। तो राष्ट्र की सेनाओं का अभिनंदन हो रहा है, मातृभूमि का अभिनंदन है, उनके वीर सिपाहियों का भी अभिनंदन है, उन्होंने वीर बच्चों को पैदा किया, उनका अभिनंदन है। तो सेनाओं का जो पराक्रम है वो कहीं खाली न जाए, गलत सूचनाएं न पहुंचे, ये भी, और जनता में राष्ट्रभाव भरा रहे, राष्ट्रीयता की जो भावना है वो भरी रहे, ये महत्वपूर्ण। इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों तक, जन जन तक की तिरंगा यात्रा पहुंच रही। भावना, यहाँ दिल्ली का भी रुख करेंगे गिरीश का। गिरीश, कल पूरा दिल्ली तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कर्तव्य पथ पर जिस तरीके से गुंजायमान था, जय घोष था, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे, साफ तौर पर दिख रहा था कि एक अलख जग चुकी है। और ये अलख यही कह रही है कि आतंकवाद के खिलाफ जन जन एक है, देश एक है, और ये एकता का प्रतीक ही तिरंगा यात्रा है। जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। कल की अगर बात करें तो कल कर्तव्य पथ पर पूरा तिरंगा ही तिरंगामय हो रखा था वातावरण। चाहे एनसीसी की बात की जाए, चाहे एनएसएस की बात की जाए, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बात की जाए, चाहे दिल्ली होमगार्ड की बात की जाए, चाहे सामान्य नागरिकों की बात की जाए, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी कल बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शामिल थी, उनका कैबिनेट शामिल था, दिल्ली के सांसद शामिल थे। तो एक अलग माहौल कल कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रहा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा कर्तव्य पथ गुंजायमान था। और ये माहौल, सबसे बड़ी बात भावना यह है कि कल उसी समय 4 बजे के बाद दिल्ली के अंदर तेज बारिश हो रही थी, बावजूद उसके बारिश ने इन लोगों के कदम नहीं रोके और तिरंगा यात्रा बारिश के अंदर भी चलती रही। तो अपने आप में एक अच्छा संदेश दिया कि किस तरह से जो भारतीय सेना के जवान हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, जो देश के नागरिक हैं वो खड़े हुए हैं। एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हैं बिहार से। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना अच्छा उद्देश्य है तिरंगा यात्रा का, एक भावना, राष्ट्र की भावना, एकता की भावना जगाना और साथ ही साथ देश को एकजुट करना, लेकिन फिर भी बिहार में राजनीति इस पर गर्मा गई है। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना है कि वो अक्टूबर से नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि बिहार में लोगों का जोश हाई है। बिहार के कुछ जवान भी हालांकि शहीद इस ऑपरेशन में हुए हैं और जो सिविल सोसाइटीज है और कई संस्थान है जिसमें व्यापारिक संस्थान भी है, सामाजिक संस्थान भी है, वो सारी मिल करके तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही हैं। पटना में आज शाम जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है उसका उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एसपी वर्मा रोड, जो कि एक कंप्यूटर मार्केट है, जिस दिल्ली में नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट है, वैसे पटना का एसपी वर्मा रोड कंप्यूटर मार्केट है और वहां से शुरू होकर के ये कारगिल चौक तक जाएगा और वहां कारगिल के शहीदों को भी याद किया जाएगा और उस शौर्य गाथा को भी याद किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से हमारी राजनीतिक जीत हुई, कूटनीतिक जीत हुई और सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया उसके बारे में भी आम लोगों तक जो बातें हैं वो पहुंचाई जाए, इस उद्देश्य के साथ इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका उद्देश्य उतना मायने नहीं रखता क्योंकि लोग खुद आगे बढ़ करके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई जो संगठन है वो सैकड़ों की संख्या में वहां पे पहुंच रहे हैं लोगों के साथ में। इसके साथ ही इसकी तैयारी कल से ही शुरू कर दी गई थी। जगह जगह जो तिरंगा है वो लगाया गया है, पूरे रोड को सजाया गया है। मेरे पीछे जो सड़क देखने को आप देख रहे हैं अगर, तो इसी सड़क से वो तिरंगा यात्रा गुजरते हुए कारगिल चौक तक जाएगी और वहां पे इसका समापन किया जाएगा।
जी, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम देख रहे हैं कल रात भी शांतिपूर्ण रही है, हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परसों रात को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसके बाद कल आजमपुर एयरबेस गए, वहां जवानों का हौसला बढ़ाया। साफ तौर पर एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश भर में, साफ तौर पर एक बड़ा संदेश यहाँ देश दुनिया को जाता हुआ कि देश एकजुट है, देश में एकता की भावना है, हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, हमारी कड़ी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल रेडी है अगर कहीं से भी एस्केलेशन होती है। निश्चित तौर से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व बिरादरी को और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों और कल आदमपुर से अब देश की जो नीति और नीयत दोनों को स्पष्ट कर दिया। निश्चित तरीके से अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी नीति, नीयत और निर्णायक जो दृष्टि है उसका कहीं ना कहीं संगम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और स्पष्ट तरीके से हर एक शक्तियों को, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अन्य देश हो, उनको बता दिया गया कि भारत अपने सार्वभौम, अपने सीमाओं की रक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है और किसी भी तरीके के सीज फायर वायलेशन को अब युद्ध सरीखा माना जाएगा, किसी भी तरीके के आतंकी घटना को युद्ध सरीखा माना जाएगा और अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। स्पष्ट तरीके से देखें, देश भर में जैसे तिरंगा यात्राओं का आयोजन होना है, श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है। ये कृतज्ञता ज्ञापन है उन हमारे शूरवीरों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से 3 ही दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आदमपुर में कहा कि वीरों के जहां पैर पड़ते हैं वो धरा धन्य हो जाती है और जब वीरों के दर्शन होते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। तो कृतज्ञता ज्ञापन है हमारे रणबांकुरों के लिए, माँ भारती के सपूतों के लिए और साथ ही साथ उन सभी शूरवीरों के लिए, चाहे वो सेना के तीनों अंगों के हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हो, चाहे वो बीएसएफ के हो, जिन्होंने एक अडिग दीवार की तरह हमारे सीमाओं की रक्षा की है, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा की है और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर ही घुटने पर ला दिया और पाकिस्तान को चिल्ला चिल्ला कर सीज फायर वायलेशन के लिए गुहार लगानी पड़ी। तो धूल चटाइए, कहीं ना कहीं भारत ने दिखा दिया है अपना दम, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये युद्ध का तो नहीं है लेकिन आतंकवाद सहने का भी नहीं है। जम्मू से हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए हैं। अंकुश, साफ तौर पर संदेश साफ है कि ये आतंकवाद हम सहेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर मिट्टी में मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको दुश्मन के घर जाके मिट्टी में मिलाने का काम भारत को आता है करना, क्योंकि भारत के पास इस समय सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। पाकिस्तान उसके सामने घुटने साफ तौर पर टेक चुका है। जम्मू में हालात इस समय क्या है? देखिए, इस समय जम्मू के हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। किसी प्रकार की भी कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं हुई है जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले थी और इस समय हालात पूरी तरह से सामान्य है। और बॉर्डर एरियाज की बात करें, जो कि विलेजेस हैं, गांव हैं, जहां पर बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां पर भी से भी शांति की खबरें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा देश भर में इस समय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सिविल सोसाइटीज इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है और कल जम्मू में तिरंगा यात्रा 5 बजे निकाली जाएगी और जिसके लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। सिविल सोसाइटी हो या फिर अन्य एनजीओज हो या फिर अन्य संस्थानें हो, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जम्मू में इसकी तैयारी बढ़ चढ़कर की जा रही है। और जिस तरह से आपने बात की कि एक कड़ा संदेश देने की कोशिश, इस यात्रा के माध्यम से भी दुश्मन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम एक हैं और एकता के साथ खड़े हैं और टेररिज्म के लिए खास तौर पर हमारे देश में किसी प्रकार की भी जगह नहीं होगी। और ये भी संदेश साफ है कि अगर आप आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो ना ही जम्मू कश्मीर की धरती हो बल्कि पाकिस्तान की धरती क्यों ना हो, वहां पर भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। तो एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बताने की पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत किस तरह से एकता के साथ खड़ा है और किसी प्रकार की भी कोई अगर बुरी आंख से भारत को देखेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। और जम्मू में यही वजह है कि आज जम्मू में भी लोग बढ़ चढ़कर तिरंगा रैली के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं और
कल जम्मू में तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं, किसी प्रकार की भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पिछले 4 दिनों से नहीं देखी गई है। आज चौथा दिन है जब हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अंडरस्टैंडिंग में है और पूरी तरह से हालात यहाँ पर सामान्य बने हुए हैं। स्कूल्स की मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी भी स्कूल एहतियातन तौर पर बंद रखे गए हैं, जो कि सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ है, और बाकी स्कूल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में खोले गए हैं। हवाई सर्विसेज पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिंदगी एक दफा फिर से पटरी पर लौट आई है। जी, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हैं। अश्विनी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल एमईए की भी प्रेस ब्रीफिंग हुई, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया, और डिप्लोमेटिक एक्शंस जो लिए गए थे जिसमें जल संधि है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा गया, उस पर जो रोक लगाई गई थी उसको बरकरार रखा गया है, और कहा गया है, साफ तौर पर ये संदेश दिया गया है, जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे ये जल संधि फिर से शुरू नहीं की जाएगी। भावना, एकदम स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकता। ये कई बार उन्होंने कहा है, हर तरीके से कहा, यानी कि सिंधु जल समझौता जो कि इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से अभ्यांशपहर है, वो पूरी तरीके से स्थगित है। और पाकिस्तान की जो अभी तक जो दखलंदाजी हुआ करती थी इन हमारी 3 नदियों में, वो जो सिंधु, झेलम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और उसके साथ साथ चिनाब, इन पर किसी भी तरीके के डैम बनाना या किसी भी तरीके की गतिविधि जल संबंधी करना, उसके लिए पाकिस्तान की कहीं सहमति की जरूरत हुई थी। उसकी कतई किसी तरीके की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। आवाम की अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ की आवाम, घाटी की आवाम हमेशा ये चाहती थी कि इन तीनों जलों का अधिकतम उपयोग जो है वो घाटी के लोग करें, इन तीनों नदियों के जलों का ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर का इस्तेमाल हो, हाइड्रो पावर का जनरेशन हो। अभी तक जो यहाँ पर डैम बनाए गए, चाहे वो बगलिहार डैम हो, चाहे वो सलाल डैम हो, चाहे दुलहस्ती परियोजना हो, उड़ी परियोजना हो, किशनगंगा परियोजना हो, सामान्यतः इंडस वाटर ट्रीटी ही थी जिसकी वजह से रन ऑफ द रिवर डैम यहाँ पे बनाए जाते थे। अब ये दीर्घकालिक योजना के तहत हम हर तरीके से पानी के एक एक कतरे का उपयोग अपने घाटी के लोगों के लिए, देश के अन्य लोगों के लिए कर सकेंगे, विद्युत उत्पादन कर सकेंगे, देश के अन्य हिस्सों को रोशन कर सकेंगे। भावना, एक बात मैं और बताऊं, लगातार यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल 3 आतंकवादी मारे गए जो कि लश्कर ए तैयबा के हैं। उनमें से एक जो है दुर्दांत आतंकवादी था शाहिद कुट्टे, जो कि शोपियां का है। शोपियान में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अदनान सोफी मारा गया है। इन सारे आतंकवादियों को काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। 14 से ज़्यादा आतंकवादियों की सूची जो है यहाँ पर जारी की गई थी। हर एक आतंकवादी को घेर कर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। इससे पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने 20 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारी थी। तो चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो एक्टिव टेररिस्ट हो, उनको हर तरीके से जमीन बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन केलर कहीं ना कहीं नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य फिर एक बार बड़ा था और आतंकवादियों पर नकेल कसना था, जिसमें हमारे सैन्य कार्रवाई में बड़ी जीत हासिल हुई। अश्विनी, निश्चित तौर से अगर देखें तो इन तीनों आतंकवादियों का मारा जाना इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी था, जिसकी शाहिद अहमद कुट्टे की मैं बात कर रहा हूँ। शाहिद कुट्टे जो है वो शोपियान के बाजीपुरा गांव का था। उसका घर भी विस्फोट में ध्वस्त हो गया था। लगातार वो फरार चल रहा था, 2021 से फरार चल रहा था। एनआईए की कोर्ट ने स्पेशल वारंट भी उसके लिए जारी किया था। उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की गई थी और वो इस पूरे के पूरे क्षेत्र का एक तरीके से मानिए तो एरिया कमांडर जैसा माना जाता था। अदनान सोफी जो है वो भी दुर्दांत आतंकवादी था। इन तीनों आतंकवादियों का मारा जाना कहीं ना कहीं शोपियान और कुलगाम, इन सब क्षेत्रों में जो सक्रिय आतंकवादी थे उनकी कमर तोड़ने जैसा है। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि भले ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई रुक गई हो, लेकिन सीमा के अंदर, घाटी के अंदर जिस तरीके से जो आतंकवादी सक्रिय है, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्लीपर सेल है, बिल्कुल सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ हमारी भारतीय कार्रवाई इस समय आगे चल रही है। एक तरफ तिरंगा यात्रा चल रही है, साथ ही साथ राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कड़े एक्शन लिए जाने, इस पर भी राजनीतिक नेतृत्व की पूरी नजर है और आगे ये कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कैसे इस तिरंगा यात्रा के जरिए जन जन को जागरूक किया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाई जाती है और राष्ट्र में जिस तरीके की अखंडता है उसको अलख जो है वो जगाई जाती है। रामेंद्र, लखनऊ से जुड़ने से आपका, बिहार से मधुरेश, जम्मू से अंकुश, श्रीनगर से अश्विनी और दिल्ली से गिरीश निशाना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई से भारत के डिफेंस सिस्टम को देखकर दुनिया इस समय हैरत में है। ये चर्चा आम है कि भारत ने पाकिस्तान की कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर 8 एयरबेस समेत 13 टारगेट पर सटीक निशाना आखिर कैसे लगाया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की हार की आखिर वजह क्या रही, क्यों दुश्मन पर भारी रहा आकाश तीर। करारा जवाब मिला है पाकिस्तान को। भारत से दुश्मन के हर हवाई हमले को रोका गया है। साथ ही साथ ड्रोन, मिसाइलें, माइक्रो यूएवी को भारत के हवाई क्षेत्र में आने से रोका गया। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ही है जिसने ये सब करके दिखाया है। भारत को पहुंचाया है भारी नुकसान, वो भी दुश्मन के घर पर जाके। ड्रोन युद्ध में टारगेट पर साधा सटीक निशाना, बिना किसी विदेशी कंपोनेंट और सैटेलाइट की मदद से ये निशाना बनाया गया। एआई से चलने वाला ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम की मदद ली गई जो दुश्मन पर भारी पड़ा। कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस ऑपरेशन को देता है ये अंजाम। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों को पस्त करता हुआ दुश्मनों के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने में ये सक्षम है, मजबूत है। साथ ही दुश्मनों को ट्रैक करने और निशाना बनाने में भी ये बेहद सक्षम है। इसरो सैटेलाइट और नाविक जीपीएस जैसे दूसरे सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में करता है काम। तो पाकिस्तान को हर हमले का करारा जवाब आकाश तीर ने दिया है। आकाश तीर के कारण ही भारत पहला गैर पश्चिमी देश बन गया है जो अपने ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट, सर्विलांस और एआई बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन को एक सिंगल रियल टाइम कॉम्बैट में तब्दील कर सकता है। कुल मिलाकर आकाश तीर ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा तेज गति से दुश्मन को देखता है, निर्णय लेता है और फिर करता है हमला। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस आशय का एक डिमार्शे जारी किया गया है। तो पाकिस्तानी कर्मचारी अवांछित घोषित किया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान नागरिक को यह अवांछित घोषित किया है और 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की अब संख्या जो है वो बढ़कर 21 हो गई है।
ये खबर कल आई थी जब अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में 4 गांवों के लोगों ने सोमवार रात एथेनॉल से बनी नकली शराब पी ली थी। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ गए। बीमारों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आबकारी अधिकारी, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को भी निलंबित कर दिया गया है। तो अमृतसर के मजीठा में कल जहरीली शराब का तांडव चला, जहां मृतकों की संख्या अब बढ़कर 21 हो गई है। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता गुरमीत का, जो अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, हम देख रहे हैं कि ये तार कहीं अमृतसर तक जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे, ये तार ज्यादा लंबे नजर आ रहे हैं, जिसकी पूछताछ भी कर रहे हैं। 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या मालूम चल पाया है कि ये शराब कहां से आई, कैसे बनी? एथेनॉल से बनी हुई ये शराब थी जिसको पीकर 21 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। देखिए भावना, इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 10 लोगों में से 2-3 लोग बताए जा रहे हैं जो मेन किंग पिन थे, जो कि इस पूरे शराब के, नकली शराब के रैकेट को चला रहे थे। इसमें प्रभजीत सिंह उर्फ बब्बू और इसके साथ ही साहिब सिंह और तीसरा व्यक्ति है कुलवीर सिंह उर्फ जग्गू। इन तीनों को बताया जा रहा है कि ये मिलकर मेथनॉल को बड़े स्तर पर आयात करते थे, उसको मंगाते थे और उसके बाद नकली शराब जो है वो बनाई जाती थी। अब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें काफी अहम है। प्रभजीत की गिरफ्तारी हुई है, कुलवीर की, साहिब सिंह की। इसके साथ ही एक महिला गिरफ्तार हुई है जिसका नाम निंदर कौर है। गुरजंट सिंह की गिरफ्तारी हुई है, सिकंदर सिंह, अरुण कुमार, और कुल मिलाकर ये 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें पुलिस का यह कहना है कि ये सभी लोग मिलकर, कुछ लोग शराब नकली बनाया करते थे और कुछ लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। मगर जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये नेटवर्क पंजाब के इसी इलाके में नहीं बल्कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है। और यहां पर यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक ही साल हुआ है, 1 साल पहले तकरीबन संगरूर में साल 2024 में 21 लोगों की नकली शराब से मौत हुई थी। और संगरूर, आपको बता दें कि वो इलाका है जहां से मुख्यमंत्री भगवंत मान सांसद भी रह चुके हैं। और इसके साथ ही अगर इससे पुरानी बात की जाए तो चमकौर साहिब के मकड़ौना कला इलाके में भी नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। और सबसे ज्यादा मौतें जो हुई हैं वो पट्टी इलाका है, जो कि बिल्कुल शहर, अमृतसर शहर के बिल्कुल पास में है। वहां पर 120 लोगों की मौत हुई थी साल 2020 में। तो नकली शराब पीने का रैकेट ऐसा नहीं है, नकली शराब बेचने का और उसे पीने का जो भी ये काम धंधा चल रहा है वो सिर्फ मजीठा इलाके में चल रहा है। गांव वालों का यह कहना है कि मजीठा जो विधानसभा क्षेत्र है इसके लगभग हर गांव में नकली शराब बनाने की भट्टियां लगाई गई हैं। अब ये भट्टियां चलने कौन दे रहा है, इसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल इसे नजरअंदाज करता नजर आया अभी तक, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु पिछले दिनों में हो चुकी है, कुछ पिछले सालों में हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर ये रैकेट गुरमीत इतना पुराना है और प्रशासन को मालूम है कि ये रैकेट कोई नया नहीं है, ये नकली शराब पीने से कोई नई मौतें नहीं हुई हैं, अगर ये रैकेट लंबा है, बड़ा है, इसके तार नेटवर्क कई आगे तक जुड़े हुए हो सकते हैं, तो क्या इसे प्रशासन की, राजनीतिक नेतृत्व की, राज्य सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी मानी जाए कि अब तक वो इन नकली शराब बनाने वालों पर नकेल नहीं कस पाई है? देखिए भावना, जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्हीं के पास ही एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। और अब से ठीक 2 दिन पहले वो अपनी सरकार की ये उपलब्धि गिना रहे थे कि साल 2017 से 2022 तक जितना एक्साइज इकट्ठा किया था पंजाब सरकार ने, उस एक्साइज, वो तकरीबन 63,000 करोड़ रुपया था, वो एक्साइज हमने सिर्फ 3 सालों में इकट्ठा कर लिया है, यानी कि 2025 तक इकट्ठा कर लिया है। मगर इसके साथ ही सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर अगर मेथनॉल मंगवाया जा रहा था, वो जरूर वो किसी छोटे बर्तन में या किसी छोटे ड्रम में तो नहीं मंगवाया जा रहा, वो बड़े बड़े टैंकरों में मंगवाया जा रहा है। ऐसे में जो पुलिस है जगह जगह बैरिकेटिंग करती है, जगह जगह चेकिंग चलती है, तो वहां पर पुलिस ऐसे टैंकरों को क्यों नहीं रोक रही है? 600 लीटर कोई कम नहीं होता। और मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि 600 लीटर मेथनॉल इन लोगों के द्वारा इंपोर्ट किया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पटियाला में कल ही
600 लीटर मेथनॉल और पकड़ा गया है, वो भी एक टैंकर में ले जाया जा रहा था। तो आप ये समझिए कि ये जो पूरी तस्वीर बनती दिख रही है उसमें ये लग रहा है कि ये मेथनॉल और नकली शराब बनाने का धंधा बड़े स्तर पर चल रहा था, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस है वो पूरी तरह से इसमें नाकामयाब रही है इसे रोकने में, इसीलिए शायद अब डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड करके सरकार अपना पल्ला तो छुड़ाना चाह रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि अभी तक ये रैकेट कैसे चल रहा था जब पंजाब में इतने बड़े स्तर पर मौतें हो चुकी हैं। और एक बार अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि जो ये सब मौतें हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की हुई हैं, क्योंकि शराब महंगी होती है, उस पर टैक्स अधिक होता है। महंगी शराब का विकल्प खोजने के लिए इन गरीब लोगों ने इस सस्ती शराब का इस्तेमाल किया। 20-20 रुपए में ये पैकेट गांव में बेचे जाते हैं। जो आम ग्रामीण है उनका कहना है कि इसे नकली शराब नहीं कहा जाता, गांव में इसे पेप्सी के तौर पर जाना जाता है या एक दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो जिस भी व्यक्ति को ये शराब पीनी है वो कहता है कि मेरे लिए एक पेप्सी का पैकेट या 2 पैकेट ले आओ, और 20-20 रुपए में ये शराब के, नकली शराब के पैकेट मिलते हैं, और इसी से इतने बड़े स्तर पर 21 लोगों की मौत हुई है। भावना, बिल्कुल, बहुत सारे मुख्य बिंदु पर आपने ध्यान केंद्रित किया है गुरमीत, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों का। आगे बढ़ते हैं। अब असम पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। गठबंधन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 376 जिला परिषद सीटों से 300 सीटें हासिल की और 76% से अधिक वोट शेयर हासिल किया। ये जीत गठबंधन के बड़े स्तर पर जमीनी समर्थन को दर्शाती है और मतदाताओं के बढ़ते भरोसे को भी दर्शाती है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने आंचलिक पंचायत चुनावों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और राज्य भर में 2192 सीटों में से 1436 सीटें जीत डाली। इन स्थानीय निकायों में 66% के पर्याप्त वोट शेयर के साथ एनडीए ने गांव और ब्लॉक स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव के नतीजे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनडीए के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए असम के लोगों का आभार। असम की प्रगति को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे। मैं एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं, जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और हमारे विकास एजेंडे को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर एक चुनाव गलती से जीत जाए तो घोड़े बेचकर सो जाती है। वहीं बीजेपी पार्टी 365 दिन और दिन रात काम करने वाली पार्टी है, जो हर पल जनता की सेवा के लिए समर्पित है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां, जिसको लेकर आएंगी मेरी सहयोगी शैल हनेकार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। वचन नहीं तूने माना, मैंने कबूल न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर एक मुख्य खबर है जिसे मुख्य पृष्ठ पर जगह तो मिली है, इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों की वो कौन सी खबरें हैं जिसे आज अखबारों में जगह मिली है? धन्यवाद भावना, सुप्रभात आप सबको। दरअसल अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है, तो सबसे बड़ी खबर जो है, जो सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने और सिंदूर से लक्ष्मण रेखा खींचने वाले बयान की ही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स के आदमपुर बेस पहुंचे, जहां वहां से जो तस्वीरें और वीडियो जो है दुनिया को दिखाए गए, उसने पाकिस्तान के कई दावों की हवा निकाल दी है। पीएम ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेकर रनवे और फाइटर जेट से लेकर स्लोगन तक कई संदेश दिए। तस्वीरों में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का लॉन्चर नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना ने दरअसल दावा किया था कि उसकी मिसाइल ने S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया है। यह भी दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस का रनवे तबाह हो गया है। तो प्रधानमंत्री इसी एयरबेस में C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में उतरे और उन्होंने ये जो तस्वीरें दिखाई, ये अपने आप में बहुत सारे मैसेजेस देती हुई नजर आ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेस तबाह ही नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पीएम ने जब जवानों से मुलाकात की तो कुछ ही दूरी पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात नजर आए। इसके अलावा एक और खबर जो कि महत्वपूर्ण है और अधिकतर समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर छाई हुई है, वो है भारत ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान को जो स्पष्ट संदेश दिया है, कहा है कि पानी तभी जब रुके आतंकवाद। आपको बता दें कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि को फिर से शुरू नहीं करता है तो हमारी तरफ आने वाले पानी को मोड़ने की कोशिश करता है, तो दोनों देशों के बीच लागू हुआ संघर्ष विराम खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में भारत ने मंगलवार को यह साफ कहा कि भारत सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता है। उसका लंबे समय से यही रुख है कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए और इस रुख में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की पृष्ठभूमि में आया है और भारत का जो रुख है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। सीमा पार आतंकवाद जो है वो खत्म होना चाहिए और उसको समर्थन देना पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, तभी जो है पानी जो है दिया जाएगा। तीसरी खबर है इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई। खुदरा मुद्रास्फीति में की जो दर है वो घटकर 3.16% पर आ गई है। 6 साल में पहली बार खुदरा महंगाई दर सबसे कम हुई है। सब्जियों सहित खाने पीने की चीजें जो हैं वो सस्ती होती हुई नजर आ रही हैं। इस राहत के बाद अब सभी की नजर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है कि पिछले महीने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 6% कर दिया था और अब उम्मीद की जा रही है कि जून में एक बार और कटौती हो सकती है। तो आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में फूड इन्फ्लेशन गिरकर 1.78% पर आ गई। मार्च में ये 2.69% थी और फरवरी में 3.75% थी। यानी कि थाली अब कुछ हद तक सस्ती जरूर हुई है, लेकिन सब कुछ सस्ता नहीं हुआ है। कुछ चीजें जो है तेल, फल और दूध जैसी चीजें वो महंगी बनी हुई है, लेकिन उम्मीदें कायम है कि ये दर जो है और भी कम होगी। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सभी की निगाहें अब कान फिल्म महोत्सव पर ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 78वां कान फिल्म महोत्सव अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को पाम डी ओर की मानद उपाधि से वहां पर सम्मानित किया गया है। फ्रेंच रिवेरा के तट पर यह शानदार आयोजन हो रहा है, जिसमें फिल्मी जगत से लेकर अभिनेता और जो डायरेक्टर्स हैं उनसे लेकर जो नेता हैं वो तक वहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो यहां शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं और अगले 12 दिनों में कान में कई फिल्मों का खास प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, स्पाइक ली की हाईएस्ट टू लोएस्ट और एरी एस्टर की एडिंगटन शामिल है।
उद्घाटन समारोह में डी नीरो को पाम डी ओर की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि टैक्सी ड्राइवर थी उनकी जिसने 49 साल पहले कान का शीर्ष पुरस्कार हासिल किया था और अब बुधवार को यानी कि आज टॉम क्रूज की फिल्मोत्सव में एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। एक और खबर का रुख करते हैं और ये है इनोवेशन से जुड़ी हुई, नवाचारों से जुड़ी हुई। दरअसल कानपुर की खबर है। नेत्र दृष्टि विकार से पीड़ित लोग अब सामान्य लोगों की तरह अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनकी संपूर्ण जो है जानकारी हासिल कर सकेंगे और उन्हें बस एक स्मार्ट कैप पहननी होगी जो सामने या फिर दाएं बाएं मौजूद सभी गतिविधियों से परिचित कराएगी। और कैप पहनने वालों के सामने क्या क्या मौजूद है, गतिमान है या फिर स्थिर है, कितनी दूरी पर है, कोण पर है, ये सब कुछ उससे जाना जा सकेगा। ये सब कुछ स्मार्ट कैप से में एक ईयरफोन जुड़ा होगा जिसे सुनकर जाना जा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन यानी कि AITD के 4 छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर ये स्मार्ट कैप तैयार की है जो कि बहुत सारी खूबियों से लैस है और दिव्यांगजनों को जो एक आम जीवन होता है उसे सामान्य रूप से जीने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो अखबारों की दुनिया से आज के लिए बस इतना ही। भावना, अखबारों की दुनिया से अलग अलग क्षेत्रों की खबरें बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शहला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की यानी कि दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। गजा में एक बार फिर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी गजा के यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में छिपे हमास आतंकियों को निशाना बनाकर हमला किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ गजा में प्रवेश करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच $142 अरब का रक्षा समझौता हो गया है। अमेरिका ने इस समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता कहा है। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित एक इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि इन प्रतिबंधों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब समय आ गया है कि सीरिया को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का अवसर मिले। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। यूएन ने कहा कि अमेरिका इस कदम से सीरिया के पुनर्निर्माण की राह खोलेगा। वहीं सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत गेयर पैडरसन ने मानवीय सहायता की दिशा में इसे एक निर्णायक कदम बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगभग हर चीज की कीमतों में गिरावट आई है, इसलिए अब फेड को दरें घटानी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार की। भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच कोयला आयात में 9.2% की गिरावट दर्ज की है। इस अवधि में 220 मिलियन टन से ज्यादा का कोयला आयात हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 243 मिलियन टन था। इस कमी से लगभग 53,137 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल सहित कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 5.45% की वृद्धि हुई है। हालांकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में 2.87% की वृद्धि हुई है। यह आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने और कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। इस साल अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 3.16% पर आ गई, जो पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। तो महंगाई के मोर्चे पर यह अच्छी खबर आ रही है और इस गिरावट का मुख्य कारण
सब्जियों, फलों, दालों और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आना है। मार्च 2025 में यह महंगाई दर 3.34% और अप्रैल 2024 में 4.83% थी। अप्रैल में खाद्य वर्ग में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.78% पर रह गई, जो 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए अपनी प्रमुख ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, ताकि कीमतों का दबाव कम हो सके। रिजर्व बैंक का मकसद महंगाई को 4% के आसपास बनाए रखना है। जम्मू कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI ने श्रीनगर में नया कार्यालय स्थापित किया है। IWAI ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ 3 राष्ट्रीय जलमार्गों NW26 चिनाब नदी, NW39 झेलम नदी और NW84 रावी नदी पर नदी परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्राधिकरण अब इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत विकास कार्य शुरू करेगा। इन कार्यों में जम्मू और कश्मीर में 10 स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी की स्थापना, आवश्यकता अनुसार ड्रेजिंग द्वारा परिवहन योग्य जलमार्ग का विकास, रात्रि नौवहन सहायता और इन जलमार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में भी मददगार होगी। खबरें अब खेल जगत से फटाफट अंदाज में। आज थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, उन्नति हुड्डा, मालविका बंसोड और महिला युगल की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। थाईलैंड ओपन के पुरुष सिंगल्स के पहले मैच में लक्ष्य सेन का सामना आयरलैंड के नहाट एनगुएन से होगा। वहीं आज प्रियांशु राजावत और इंडोनेशिया के अलवी फरहान भी आमने सामने होने वाले हैं। जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप 2025 में भारत के कियाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी प्रिंस गोस्वामी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। प्रिंस गोस्वामी ने पहला स्वर्ण पदक C1 1000 मीटर और C1 500 मीटर में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में 727 रेटिंग अंक प्राप्त किए। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने नेपाल को 4-0 से हराते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए के उपविजेता मालदीव से होगा, जबकि ग्रुप ए के विजेता बांग्लादेश का सामना नेपाल से होगा। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी जैक ड्रेपर इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जैक ड्रेपर ने प्री क्वार्टर फाइनल में कोरेंटीन मोटेट को 1-6, 6-4, 6-3 से हराया। अब जैक ड्रेपर क्वार्टर फाइनल में स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से भिड़ेंगे। रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड जीतने वाले अमेरिकी रेसलर काइल स्नाइडर ने कोलंबस पुलिस में प्रोस्टिट्यूशन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूछताछ के बाद स्नाइडर को मौके से ही छोड़ दिया गया। अब उन्हें 19 मई को अदालत में पेश होना होगा। और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह 78वां कान फिल्म फेस्टिवल शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। फिल्म महोत्सव में दुनिया भर से सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी महिला द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म से 78वें संस्करण की शुरुआत हुई। एमिली बोनिन की ली वनडे महोत्सव की ओपनिंग फिल्म रही। कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत के लिए गौरव का क्षण है। प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार पायल कपाड़िया फीचर फिल्म ज्यूरी में शामिल है। भारतीय सिनेमा की विरासत को सम्मान देते हुए सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म अरणेर दिन रात्रि को रिस्टोर्ड वर्जन की विशेष स्क्रीनिंग होगी। वहीं राजस्थानी फिल्म ओमलो का कान फिल्म फेस्टिवल मार्केट में प्रीमियर होगा। निर्देशक नीरज घयावन की होम बाउंड अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में कम्पीट कर रही है। इसके साथ ही सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एक छात्र की फिल्म अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले ने प्रतिष्ठित ला सिनेफ सेक्शन में आधिकारिक चयन हासिल कर लिया है। तो रेड कारपेट पर उतर चुके हैं सितारे, क्योंकि कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और इस बार भारत के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि भारत की
पायल कपाड़िया जूरी में शामिल हैं। इसके साथ साथ कई फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई देने वाली हैं। सितारे यहां दिखने वाले हैं, सितारों का जमावड़ा लगने वाला है, क्योंकि ये फिल्मों का महाकुंभ है। ये कान फिल्म फेस्टिवल है जहां इस बार दिख रही है भारत की धूम, क्योंकि सत्यजीत रे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की जो कालजी फिल्म है उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर्ड वर्जन में पेश किया जा रहा है। फिल्म अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले का भी लास्ट एंड इफ सेक्शन में चयन हुआ है। इसके साथ साथ गौरव का क्षण इसलिए है क्योंकि फिल्मकार पायल कपाड़िया फीचर फिल्म जोरी में शामिल हुई हैं। ऑल वी इमेजिन इज लाइट की निर्देशक रही हैं पायल कपाड़िया और इस बार ज्यूरी में शामिल हुई हैं। भारतीय सिनेमा की विरासत को इस बार बड़ा सम्मान मिल रहा है। कान पर फ्रांस में यह आयोजित किया जा रहा है। हिंदी सिनेमा की क्रिएटिविटी और विविधता का प्रदर्शन पूरी दुनिया देखने वाली है। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह आपको कुछ मनमोहक झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। इस बार ये झलकियां आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में बसे उडुपी के समुद्री तटों के लुभावनी खूबसूरत यात्रा पर आपको ले जाते हैं। तो आइए प्रकृति से जुड़िए, इन यादगार लम्हों को जिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहे, सशक्त रहे, यूं ही मुस्कुराते रहे, इसी मनमोहक यात्रा का आनंद लेते रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।